राधा कृष्णन को ही क्यों चुना गया धनखड़ की साहब की जगह? इसके पीछे क्या मायने हैं? इनको चुनने के पीछे क्या किसी ऐसी चीज़ का भी उत्तर दिया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो बाहर से आए लोगों को ट्रस्ट करती थी वो बंद कर दे? सीपी राधाकृष्णन 24 कैरेट का सोना है और तमिलनाडु में पिछले 50 साल से कोई भी नेशनल पार्टी पावर में नहीं आई है। स्टालिन ने कहा था कि ही इज ए गुड पर्सन ए रॉन्ग पार्टी। 67 साल की उम्र में उनको वाइस बना करके आगे का रास्ता भी उनके लिए खोल दिया जाएगा, क्योंकि 72 साल की उम्र में तो रिटायर नहीं हो जाएंगे। हो सकता है वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट बने। सीपीआर को कैंडिडेट बनाने से मोदी जी ने एक तुर्क की चाल भी चल दी है। उन्होंने इंडिया अलायंस में फूट का पहला बीज बो दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। जगदीप धनखड़ जिन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था, उनके बदले में कौन आएगा और उनका स्थान कौन लेगा, इस सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया है। उन्होंने ऐसे व्यक्ति को सेलेक्ट किया है जिसके बारे में अटकलें तो लगाई जा रही थी, परंतु वो बनेंगे या नहीं बनेंगे इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। आज हम बातचीत करेंगे जो उपराष्ट्रपति के नए प्रत्याशी हैं, जो तमिलनाडु से आते हैं, उनके बारे में आज चर्चा होगी प्रभु वाणी में। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने रविवार को शाम को घोषित कर दिया कि वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन जी होंगे और एनडीए के सारे घटकों से सहमति मिल गई है। ये आश्चर्य तो नहीं था, किसी ना किसी को तो बनाना था कि 21 तारीख नॉमिनेशन की लास्ट डेट है। तो सीपी राधाकृष्णन को ही क्यों चुना गया धनखड़ की साहब की जगह? इसके पीछे क्या मायने हैं? इनको चुनने के पीछे क्या किसी ऐसी चीज़ का भी उत्तर दिया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो बाहर से आए लोगों को ट्रस्ट करती थी वो बंद कर दे? क्योंकि जगदीप धनखड़ साहब जो हैं उनका आरएसएस से कुछ लेना देना नहीं था। वो जनता दल में आए, देवीलाल के चेले थे, फिर कांग्रेस में गए क्या नहीं गए, परंतु घूम घाम के वो बीजेपी में आ गए और उनको गवर्नर वेस्ट बंगाल का बना दिया गया। इसलिए उनको यहाँ पर जो उन्होंने काम किया उसके बदले में उनको अवार्ड दिया गया और यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट बन गए। परंतु मोदी और भाजपा के नज़र में वो उतने खरे नहीं उतरे जितनी उनसे अपेक्षा थी। हालांकि बहुत तारीफ की उन्होंने, परंतु सीपी राधाकृष्णन 24 कैरेट का सोना है। उनकी बैकग्राउंड, उनका व्यक्तित्व, उनकी इंटीग्रिटी, उसके बारे में किसी को कोई भी डाउट नहीं है। 67 साल के हैं। उनका बैकग्राउंड सिर्फ एक ही है कि 16 साल की उम्र में उन्होंने आरएसएस में जाना शुरू कर दिया था। गाउंडर कम्युनिटी से आते हैं और बोलने में अच्छे व्यापारी हैं, वैसे काम करते हैं, परंतु उन्होंने चुपचाप पार्टी के लिए वहाँ पर काम किया। 2 बार वो लोकसभा चुनाव भी जीते। जब नहीं जीत पाए उसके बाद हारते चले गए, तो मोदी सरकार जब 2014 में आई तो उनको क्वायर बोर्ड का एक चेयरमैन बना करके रखा गया। केरला में उनका हेडक्वार्टर है, वहाँ काम करते, परंतु धीरे धीरे वो पार्टी का काम करते रहे। आंध्रा में भी उन्होंने देखा चुनाव का काम, कई और प्रदेशों में उनकी ड्यूटी लगाई गई। उनके ऊपर निर्भरता भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु के अंदर रही, वहाँ के अध्यक्ष भी रहे वो। तो सडनली उनको राजभवन से यहाँ कर बुला करके उनको वाइस प्रेसिडेंट बना देना, इसके पीछे सोची समझी रणनीति है। वैसे एक बात तो स्पष्ट है, जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है वो किसी न किसी गवर्नर को प्रमोट करते रहते हैं। सबसे पहले जो राष्ट्रपति बनाए गए रामनाथ कोविंद जी, वो भी गवर्नर थे बिहार के अंदर, उनको राष्ट्रपति बना दिया गया। द्रौपदी मुर्मू वो भी गवर्नर थी झारखंड के अंदर, उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया। जगदीप धनखड़ वो भी गवर्नर थे वेस्ट बंगाल के, उनको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। तो राधाकृष्णन भी सीनियर मोस्ट गवर्नर हैं, बड़ी स्टेट के गवर्नर हैं महाराष्ट्र में, वहाँ से उठा करके उनको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है। एक तो परंपरा रखी है जिसको ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट करने की एक अभिनव एक्सपीरियंस हो, ऐसे ही व्यक्ति को बनाना चाहिए। राज्यपाल के पद की गरिमा होती है और सम्मान होता है, इसलिए उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर उनको प्रमोशन दिया जाता है। ये तो एक बात हो गई। परंतु
सीपी राधाकृष्णन की और भी कुछ खूबियाँ हैं और उनको चुनने के पीछे एक बहुत बड़ी राजनीति भी दिखाई दे रही है। और जब भी कोई चुनाव होता है उससे पहले कोई ना कोई मोदी जी कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं। द्रौपदी मुर्मू को कब बनाया? उड़ीसा में चुनाव होने वाले थे, उसके बाद उससे पहले लोकसभा के चुनाव होने वाले थे। तो एक आदिवासी महिला को बनाना राष्ट्रपति पद के ऊपर, उसका असर क्या हुआ कि उड़ीसा के अंदर पहली बार बीजेपी की अपनी मेजोरिटी होगी और 20 की 20 सीटें भी जीत गई। इतना बड़ा मैसेज दिया गया वहाँ पर। हालांकि नवीन पटनायक बड़े पॉपुलर थे, उनको लगता है कि असेंबली तो वो जीत जाएंगे कि 25 साल से जीतते आ रहे थे, परंतु इसका एक मैसेज गया जिसकी वजह से वहाँ पर वो चुनाव जीत गए। अब तमिलनाडु में भी चुनाव आ रहे हैं। बीजेपी ने बहुत कोशिश कर ली, बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट किए, हमेशा रीजनल पार्टी के साथ लड़ करके चुनाव लड़ते रहे। डीएमके के साथ सरकार भी केंद्र के अंदर बनाई, एआईडीएमके के साथ मिलकर सरकार बनाई। जयललिता ने तो दवाची से सरकार ही गिरा दी थी। तो वहाँ पर रीजनल पार्टी के कंधों पर रख करके हाथ वो आगे बढ़ते रहे हैं और राधाकृष्णन भी उस पार्टी में रहे हैं। वहाँ पर हमेशा अलायंस के साथ काम करते रहते हैं। उनके एआईडीएमके के साथ अच्छे संबंध हैं, उनके बाकी पार्टियों में दुश्मनी नहीं है। जिस तरह की डीएमके की राजनीति रीजनल पार्टी की रहती है, वहाँ पर रीजनल पार्टी कभी दूसरी पार्टी के नेशनल पार्टीज़ के नेताओं को पसंद नहीं करती। और तमिलनाडु में पिछले 50 साल से कोई भी नेशनल पार्टी पावर में नहीं आई है। तो राधाकृष्णन वहाँ पर एक्टिव रहे, वो हमेशा एआईडीएमके के साथ समर्थन कह के चुनाव लड़वाने में पक्ष में रहे हैं। परंतु जो नया नेतृत्व वहाँ पर आता है अन्नामलाई के नेतृत्व में, वो हमेशा इंडिपेंडेंट इकला चलो की राजनीति में रहते हैं। तो सीपीआर को बना करके एक मैसेज दिया जा रहा है कि वो कोएलिशन के लिए ओपन हैं, उनके संबंध एडीएम के दोनों पक्षों के साथ अच्छे हैं। और ये भी एक मैसेज आता है क्योंकि रीजनल पार्टी ने डीएमके या एआईडीएमके, जयललिता जब तक वहाँ थी, करुणानिधि हैं, स्टालिन हैं, उनका ये सोचना आ रहा है कि वो जबकि कोएलिशन में रहते हैं, उनके पास इतने सारे वोट हैं, कभी भी उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट पद का दावा नहीं पेश किया। ऐसे चंद्रबाबू नायडू ने भी कभी नहीं किया। उन्होंने स्पीकर तो बनवाया अपना, क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि वहाँ का चीफ मिनिस्टर जिसके नाम से पार्टी वहाँ खड़ा होती है, वो अपने से बड़ा पद किसी अपने का पार्टी के व्यक्ति को नहीं देना चाहता। हालांकि जब हमीद अंसारी बने थे यूपीए की सरकार के अंदर, एक डिस्कशन हुआ था कि किसी तरीके से डीएमके के किसी एक व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनाया जाए, परंतु करुणानिधि ने शायद उस वक्त मना किया कि मेरे पास इस तरह का क्वालिफाइड आदमी नहीं है। परंतु जर्नलिस्ट सर्कल में, पॉलिटिकल सर्कल में ये होता है कि चीफ मिनिस्टर से अपने से बड़ा कोई भी व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे नहीं देखना चाहता। ऐसी एक स्पर्धा रहती है उनके बीच के अंदर। तो बीजेपी ने इसके अंदर दिखा दिया कि बीजेपी ने पहली बार तीसरा तमिलनाडु से व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद पर आएगा। सबसे पहला उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी वहीं से आए थे, दूसरे वेंकटरमन साहब वो भी वहीं से आए थे। वो दोनों जो थे ब्राह्मण थे और ब्राह्मणों के खिलाफ तमिलनाडु में काफ़ी पुराना ज़माने से चला आ रहा है। एक वहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग करने की बात होती है, तो ये एक सोशल इंजीनियरिंग की एक प्रथा चलती आ रही है, मोदी जी ने शुरू की है। जातीय समीकरण बनाने के लिए गाउंडर जो कम्युनिटी है वहाँ की, उसकी काफ़ी सीटों पर फ़र्क पड़ता है। और ये शरीफ आदमी हैं, इनकी इमेज बहुत अच्छी है। स्टालिन ने कहा था कि ही इज़ ए गुड पर्सन इन रॉन्ग पार्टी। उनकी इमेज बहुत अच्छी है और गाउंडर कम्युनिटी से आते हैं। तो बीजेपी ने वहाँ से उठा कर के पहला अपना कैंडिडेट वाइस प्रेसिडेंट का बना दिया। इससे वहाँ पर पॉलिटिकल मैसेज चला गया कि तमिलनाडु में चाहे हम चुनाव नहीं जीतते, चाहे हमारे को सीटें नहीं मिलती, फिर भी हम वहाँ के लोगों को पूरा का पूरा सम्मान देते हैं। वहाँ के लोगों को हमने कॉन्स्टिट्यूशनल पद दे दिया, वो भी नॉन ब्राह्मण को। ये एक दूसरा पॉलिटिकल मैसेज है। तीसरा पॉलिटिकल मैसेज क्या है इसके अंदर कि यंगेस्ट उम्र के हिसाब से 67 साल के हैं। इससे पहले यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट जो पहले रहे हैं, सबसे यंगेस्ट बीडी जेट्टी थे। वो 62 साल की उम्र में वाइस प्रेसिडेंट बन गए थे, प्रेसिडेंट नहीं बन पाए थे। उससे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, वो 64 साल के अंदर बने थे। ऊपर नए नए इंडिपेंडेंस मिली थी, इसलिए उस वक्त जवान लोग ही बन जाते थे। परंतु हमारे भैरव सिंह शेखावत जी, वो 76 साल के अंदर जाकर बने वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद जितने भी वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, ये 15वें वाइस प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। 15 में से 14 को ले लीजिए, 2 को छोड़ करके तीसरे यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट सीपीआर बनने वाले हैं। 75 साल का जो है लागू होने वाला सिद्धांत जो होता था वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता,
परंतु 67 साल की उम्र में उनको वाइस बना करके आगे का रास्ता भी उनके लिए खोल दिया जाएगा, क्योंकि 72 साल की उम्र में तो रिटायर नहीं हो जाएंगे। हो सकता है वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट बने, कि 27 के अंदर प्रेसिडेंट का पोस्ट भी खाली हो जाएगी। उस वक्त बीजेपी की मेजोरिटी की पार्लियामेंट के अंदर, तब तक असेंबली से चुनाव हो जाएंगे, बिहार के भी हो जाएंगे, यूपी के भी हो जाएंगे, वेस्ट बंगाल के भी हो जाएंगे, असम के भी हो जाएंगे। उसमें क्या रिजल्ट आया उसके ऊपर डिपेंड करता है। परंतु इतनी यंग उम्र के अंदर उनको प्रेसिडेंट बना देना, काफ़ी एक्टिव थे, उनको पहले मोदी साहब ने मंत्रिमंडल में नहीं रखा। साउथ से, तमिलनाडु से बहुत लोग हैं, जयशंकर भी तमिलनाडु से आते हैं, तमिलियन कहलाते हैं, परंतु तमिलनाडु में कम रहे। निर्मला सीतारमण भी वहाँ पर थी, उनको बेंगलुरु से राज्यसभा का मेंबर बना के लिया गया। यहाँ की तमिल है, जयशंकर तमिल हैं, और वहाँ पर गणेशन साहब भी हमारे यहाँ मंत्री हैं यहाँ पर, परंतु CPR को केंद्रीय मंत्रिमंडल में कभी जगह नहीं दी। RSS के घोर समर्थक हैं। तो ये एक मैसेज ये भी है, एक तो हमने उनको 67 साल की उम्र में बनाना है, दूसरा धनखड़ का एक्सपेरिमेंट, और जो सतपाल मलिक का एक्सपेरिमेंट है वो निरंतर फेल हो गया है। ऐसे पीछे लोगों को हमने नहीं लाना जो पार्टियां छोड़ करके आते हैं। संवैधानिक पदों पर केवल स्वयं सेवक ही होना चाहिए। कोविंद साहब से भैरव सिंह शेखावत पहले रहे, तो इसलिए RSS के व्यक्ति को पहले ला करके यहाँ पर खड़ा कर देना। प्रेसिडेंट पहले से ही उनके संघ की विचारधारा की है, उससे पहले प्रेसिडेंट स्वयं सेवक थे, ये वाइस प्रेसिडेंट स्वयं सेवक जाकर के बैठेंगे। भैरव सिंह शेखावत के बाद ये RSS की भी वहाँ पर काफ़ी चली है। मोदी जी RSS को साथ लेकर के चल रहे हैं। CPR को कैंडिडेट बनाने से मोदी जी ने एक तुर्क की चाल भी चल दी है। उन्होंने इंडिया अलायंस में फूट का पहला बीज बो दिया है। कैसे? कि CPR की ऑपोजिशन DMK सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर, वो उसका ऑपोजिशन नहीं कर सकती। अगर UP के लोगों ने खड़ा करने की सोचा तो DM के लिए सबसे ज़्यादा समस्या हो जाएगी कि क्या वो अपने तमिलियन के साथ खड़े हों या बाहर के किसी व्यक्ति के साथ। ये मैसेज सबसे ज़्यादा बड़ा जाने वाला है कि तमिलनाडु के अंदर चुनाव भी होने वाले हैं, और चुनाव के माध्यम से अगर DMK इनको अपोज करती है, उसका फ़ायदा BJP लोकल चुनाव में भी उठाएगी। एक तो लोकल चुनाव के अंदर चैलेंज हो गया, दूसरा UP के अंदर दरार पैदा करने की एक साजिश कह सकते हैं आप, या स्ट्रेटजी कह सकते हैं। हम लोग कहेंगे मास्टर स्ट्रोक है, मोदी की मास्टर स्ट्रोक, कि उन्होंने वहाँ पर ऐसे कैंडिडेट को लाके खड़ा कर दिया जहाँ पर अलायंस भी खड़ा हो सकता है। और इनकी रेपुटेशन ये भी है कि AIADMK के साथ बहुत क्लोजर हैं, तो वहाँ पर जाकर के तमिलनाडु के अंदर एक बहुत पावरफुल अलायंस भी खड़ा हो सकता है। तो एक CPR को वाइस प्रेसिडेंट बनाने से मोदी जी ने काफ़ी सारे तीर एक बार चला दिए हैं। उसके अंदर कौन घायल होगा ये तो आने वाले समय ही बताएगा। तो ये थी आज की प्रभुवाणी। फिर मिलेंगे और किसी और विषय पर करेंगे बातचीत। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप प्रभुवाणी को सब्सक्राइब करिए, देखिए, कमेंट करिए, अच्छे या बुरे। मैं फिर एक बार वादा करता हूँ, मैं कभी भी बुरा नहीं मानूंगा।